Hello everyone, my name is Dinesh Kumar Lalwani. I am Managing Director at Alamd Academy, Hyderabad campus. Today we are going to discuss about what is CA. हम जब भी किसी से काउंसलिंग देते हैं कि CA क्या चीज़ है तो हमें कुछ रिस्पॉन्सेस मिलते हैं कि CA बहुत ही टफ क्वालिफिकेशन है, पूरा दिन इसमें पढ़ना पड़ता है, सोशल लाइफ डेड हो जाती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ पॉजिटिव साइड भी दिखाया जाता है कि CA अगर कर लिया तो उसके बाद जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लाखों में पैसे कमाएंगे, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। लेकिन सब मशवरा हमें आखिर में यही देते हैं कि तुम ना करो, नहीं कर पाओगे। या कोई पेरेंट को बोलेगा कि तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा CA नहीं कर पाएगा क्योंकि फलां के बेटे ने किया था, फेल हो गया, उसकी बेटी ने किया था, उससे भी नहीं हो पाया। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें देखना है कि CA है क्या। CA को समझने के लिए हम पहले पूरा पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम समझ लेते हैं, क्योंकि मेडिकल के हवाले से हमें चीज़ें बेहतर पता होती हैं, इंजीनियरिंग के हवाले से हमें चीज़ें बेहतर पता होती हैं। लेकिन CA करके कोई स्टूडेंट कौन सी जॉब हासिल करेगा, कहाँ काम करेगा, क्या काम करेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से चलता है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं अमरेली स्टील्स की। अमरेली स्टील्स कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। उसको अपने ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए 1.78 बिलियन रुपए चाहिए थे। लेकिन अगर ये कंपनी को इतना बड़ा अमाउंट चाहिए तो ना तो कोई बैंक उसको दे सकती है और ना ही कोई इंडिविजुअल शख्स इतने सारे पैसे दे सकता है। लिहाजा कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को पाकिस्तान में SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर करवाती हैं। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं और उसके बाद ये कंपनी दावत देती है पब्लिक को कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब कोई बिजनेस छोटे पैमाने पे चल रहा होता है तो उसका मालिक ही उसका मैनेजर होता है। लिहाजा उस बिजनेस के हवाले से जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो मालिक खुद ले लेता है। लेकिन जब ये कंपनी बड़े पैमाने पे जाती है तो कुछ लोग जिनके पास पैसा है, स्किल्स नहीं, और कुछ लोग जिनके पास स्किल्स हैं लेकिन इतना पैसा नहीं, इनको कंबाइन किया जाता है एक कंपनी की शक्ल में। अब इस कंपनी के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको कहा जाएगा शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स की वैल्यू ऑनर्स के बराबर है। दैट मीन्स कि जिन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के ऑनर्स हैं, मालिकान हैं, और जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर या जितने भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की हैसियत में काम कर रहे हैं या डायरेक्टर्स की हैसियत में काम कर रहे हैं, वो तमाम उसके एम्प्लॉयज़ हैं। शेयर होल्डर्स क्योंकि कंपनी के मालिकान हैं, लिहाजा कंपनी जितना भी मुनाफा करेगी वो इन ऑनर्स को दिया जाएगा, और अगर कंपनी नुकसान में चली गई तो ये इन्हीं के पैसों से माइनस हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में ऑनर को एक सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे पैसे सही से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्या वो वाकई में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या वाकई में उन पे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी की प्रेमिसेस में दाखिल होना चाहे, कंपनी की हेड ऑफिस में जाना चाहे या कंपनी के प्लांट पे जाना चाहे तो उसको ये करने की इजाज़त सिस्टम नहीं देता। फिर सवाल वही रह जाता है कि किसी शेयर होल्डर जिनके 1.78 बिलियन रुपीस लगे हुए हैं कंपनी के अंदर, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसे सिक्योर हैं या नहीं हैं। इनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि एक साल के अंदर कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया और बिल आखिर कंपनी के पास कितने पैसे बच गए या कितना खसारा हो गया। उसके अलावा इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के ऊपर कितने कर्जे हैं और शेयर होल्डर्स को कब कितना पैसा कंपनी में से मिल सकता है, ये तमाम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताया जाता है। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाई हैं, तो जवाब है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को ही दिया हुआ पैसा और कंपनी के डायरेक्टर से ही पूछें
कि पैसा कैसा मैनेज हो रहा है वो तो कहेंगे कि बहुत आला। लिहाजा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झूठ लिखा हुआ हो सकता है। इसको इंश्योर करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज को लाजिम करती हैं कि वो अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवाए। एक ऑडिट कंपनी इस कंपनी के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को गहराई से देखेगी और बिल आखिर एक ऑडिटर साइन करके बताएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सच लिखा हुआ है या कुछ गड़बड़ है। अब पूरा भरोसा एक फाइनेंशियल सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन पे है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने झूठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सच्चा कह दिया तो लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद तमाम कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे और एक फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट ओहदा ऑडिटर का पाकिस्तान में सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होल्ड कर सकता है। लिहाजा अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपको सीए करना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी के अंदर मौजूद एम्प्लॉइज जो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। लिहाजा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटेंट की जॉब भी मिलती है। उसके अलावा जब हम शेयर होल्डर से पैसे लेना चाहते हैं और उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना होता है या बैंक से लोन लेना होता है तो ये तमाम डिसीजंस जिस तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है उसी तरीके से कंपनी के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और उसके अंदर भी फाइनेंशियल मैनेजर या मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड करता है। और इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, भी अक्सर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है। उसके अलावा कंपनी के अंदर भी फ्रॉड्स और करप्शन की गुंजाइश मौजूद रहती है, क्योंकि जब किसी और के पैसों पर कोई और मैनेजमेंट कर रहा होता है तो ऐन मुमकिन है कि इसमें कोई करप्शन की जाए। लिहाजा कंपनी अपने ही अंदर एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। वो इंटरनल ऑडिट इस बात को इंश्योर करती है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई रद्दोबदल करके या टेम्परिंग करके कोई फ्रॉड ना किया जाए। उसके अलावा हर कंपनी ने टैक्स अदा करना होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो टैक्स कब, कितना और कैसे अदा करना है ये सिस्टम भी पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट संभालते हैं। लिहाजा हम चाहें तो कंपनी के खुद के एम्प्लॉय बन के काम कर सकते हैं या फिर हम ऑडिट फर्म ज्वाइन करके एक ऑडिटर बन सकते हैं। ऑडिट फर्म के अंदर काम करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का मुलाजिम नहीं बनेगा, वो गैर जानिबदार और खुद मुख्तार होगा और वो साल में 1 या 2 बार कंपनी की प्रेमिसेस में आके सिर्फ इस बात को इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सच है या झूठ है। बाज़ लोगों का ये मानना होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक्स में काम करता है और कुछ लोग अपनी प्रायोरिटीज़ के हवाले से या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बैंक्स में काम करना पसंद नहीं करते। तो इस बात को भी हम वाजे कर दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक बैंक में काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेटली जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इदारे बनाए गए हैं या जितनी भी NGOs बनाई गई हैं, इन तमाम कंपनीज के अंदर, इन तमाम बिजनेसेस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है। कुछ सरफहरिस्त कंपनीज की बात कर लेते हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान। यूनिलीवर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुख्तलिफ पोजीशंस पे अपॉइंट करती है। उसके अलावा PTCL का नाम भी हमने सुना है और हम उसकी सर्विसेज भी इस्तेमाल करते हैं। PTCL भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुतअद्दिद पोजीशंस पे अपॉइंट करती है। HBL बैंक, बहुत बड़ा बैंक, भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करता है। उसके बाद ICI पाकिस्तान, मीज़ान बैंक, सुई सदरन गैस कंपनी, मुगल आयरन्स एंड गेट्स फार्मा। हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, चाहे बैंकिंग हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो या चाहे कॉस्मेटिक्स कंपनी हो या फूड इंडस्ट्री हो, कि मुख्तलिफ कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मल्टीपल डेजिग्नेशंस पे अपॉइंट करती हैं। तो ये सोचना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक में काम करेगा ये टोटली गलत है। और हमारे पास मेनली ऑप्शन सिर्फ ये रहता है कि या तो हम कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन के काम कर सकते हैं या तो फिर हम ऑडिट फर्म ज्वाइन कर सकते हैं और हम एज एन ऑडिटर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया पे बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बना कैसे जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी महज इंटरमीडिएट है,
लिहाजा अगर आपके जहन में कहीं ये बात है या किसी ने आपको ये बताया है कि इसके लिए ग्रेजुएशन करके सीए किया जाता है, तो ये टोटली गलत है। इंटरमीडिएट के बाद, वो इंटरमीडिएट चाहे प्री मेडिकल में हो, प्री इंजीनियरिंग में हो, कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस में है या आर्ट्स में है, सीए के दरवाजे इन तमाम ग्रुप्स के लिए ओपन है। अगर इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स 50% से लेकर 60% के दरमियान है तो आपको एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट यानी एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60% या उससे ज़्यादा हैं तो आप डायरेक्टली सीए ज्वाइन कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना। सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए आपको सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कुछ मैथ्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाते हैं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लेवल की आए तो आप सीए कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीए नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीए के अंदर अप्लाइड मैथ्स है, प्योर मैथ्स नहीं है। लिहाजा अर्थमेटिक, जहां जो बेसिक लाइफ कैलकुलेशंस हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए होती हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स कोई बीएस मैथ्स नहीं कर रहे या कोई एमएस मैथमेटिक्स नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स चाहिए हो। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के हवाले से प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हद तक की कैलकुलेशंस सीए के अंदर चाहिए होती हैं और पूरे सीए के अंदर मैथ्स का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट्स मैथ्स से हटके हैं। इसके साथ ही सवाल उठता है कि सीए कितने सालों में होता है। सवाल बड़ा कॉमन है, रेस भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी डिग्रीज हैं, लेट्स से बीई है या एमबीबीएस है, बीबीए है या बीएस अकाउंटिंग इन फाइनेंस है, एलएलबी है, इन तमाम डिग्रीज की एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी। यहाँ हमें डिफरेंस समझना है बिटवीन एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसका टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। आपका टारगेट इज टू पास 21 सब्जेक्ट्स। ये 21 के 21 सब्जेक्ट्स हमें एक साथ नहीं पढ़ने हैं और एक साथ नहीं देने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान आईकैप ने इन 21 सब्जेक्ट्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1 इज पीआरसी जिसमें 5 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। लेवल 2 इज कैफ जिसमें 8 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं और इन 8 सब्जेक्ट्स को कैफ ए में 4 और कैफ बी में 4 सब्जेक्ट्स करके डिवाइड किया गया है। 5 सब्जेक्ट्स पीआरसी में, 8 सब्जेक्ट्स कैफ में, ये टोटल हो जाते हैं 13 सब्जेक्ट्स। सी फैब लेवल 3 जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड एमएसए लेवल 4 जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल करते हैं लेवल 1 में 5 सब्जेक्ट्स, लेवल 2 में 8 सब्जेक्ट्स, 13 बिफोर ट्रेनिंग, लेवल 3 में 6 सब्जेक्ट्स एंड लेवल 4 में 2 सब्जेक्ट्स, 8, 13 प्लस 8 इज 21 सब्जेक्ट्स। 13 सब्जेक्ट्स पास करने के बाद हम 3.5 साल 3.5 ईयर्स के लिए आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। जनरली जितनी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं उनकी इंटर्नशिप डिग्री कंप्लीट करने के बाद होती है या हाउस जॉब डिग्री कंप्लीट करने के बाद होती है, वेयर सीए में इससे बरक्स आर्टिकलशिप या हाउस जॉब ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है। हमारा टारगेट ये 21 सब्जेक्ट्स पास करने का है। ये सब्जेक्ट्स हम कितने टाइम में पास करते हैं ये हमारा टारगेट है। अगर हम रफली इसका टाइम कैलकुलेट करें तो पीआरसी पास करने में ऑन एवरेज 1 साल लगता है। कैफ लेवल पास करने में ऑन एवरेज 2 साल लगते हैं। सो दिस टोटल लेवल 1 एंड लेवल 2 आर सपोज टू टेक 3 years। इन 3 साल के बाद 1 साल गैप आएगा, दैट वुड बी द वर्किंग गैप, और उस गैप के बाद हम लेवल 3 के 6 सब्जेक्ट्स पास करेंगे। नॉर्मली सीफैब लेवल पास करने में भी 2 साल का टाइम लग जाता है और एमएसए जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये 6 महीने के अंदर हम पास कर लें तो 1 साल पीआरसी, 2 साल कैफ, 1 साल गैप, ये हो गए 4 साल। उसके अलावा 2 साल एमएसए और सीफैब के ऊपर अगर हमें लग जाते हैं तो 6 साल का एक एवरेज टाइम पीरियड है जो कि सीए क्वालिफाई करने में लग जाता है। आफ्टर पासिंग दीज 2 लेवल्स पीआरसी एंड कैफ, हम जाएंगे एक ऑडिट फर्म के अंदर या डायरेक्टली किसी कंपनी के अंदर जिनके कुछ नाम मैंने फर्स्ट फेज में बता दिए थे। 3.5 साल तक हमने उन कंपनी के अंदर काम करना है
दिस इज ऑफ कोर्स नॉट फॉर फ्री। इसके स्टाइपेंड्स होते हैं, वजीफा होता है। ऑडिट फर्म्स पाकिस्तान में क्योंकि आईकैप ही रजिस्टर करता है, लिहाजा कोई भी ऑडिट फर्म आर्टिकलशिप के दौरान कितना स्टाइपेंड पे करेगी ये हुक्म आईकैप जारी करता है। और इसके जो रिसेंट रेट्स हैं वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं कि 19,500 रुपीज़ पर मंथ हमें स्टार्टिंग में स्टाइपेंड मिलेगा, ये सैलरी नहीं है। वेरएस अगर हम डायरेक्टली आउटसाइड प्रैक्टिस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉप, आउटसाइड प्रैक्टिस जाते हैं यानी डायरेक्टली कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना कि ऑडिट फर्म, तो वो कंपनी पाकिस्तान में आईकैप रजिस्टर नहीं करता, वो एसीसीपी एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होती हैं। लिहाजा उनके स्टाइपेंड्स आईकैप रेगुलेट नहीं कर सकता। लेकिन प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री के स्टाइपेंड्स हैं, टॉप के स्टाइपेंड्स हैं, वो ऑडिट फर्म के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। जनरली जब ऑडिट फर्म 19 से 20 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड देती है तो कोई भी टॉप 35,000 टू 40,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड पे करती है। और जैसे जैसे लेवल 3 के सब्जेक्ट्स पास करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्टाइपेंड बढ़ता जाएगा। 2 लेवल्स पास करने के बाद 3.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान हमने लेवल 3 और लेवल 4 के सब्जेक्ट्स भी अटेम्प्ट करने हैं। याद रहे ये 3.5 साल का गैप नहीं है, आप इन 3.5 साल के अंदर ही वर्किंग भी करेंगे एंड एजुकेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। पहला साल 3.5 में से आप कोई भी पेपर नहीं दे सकते, लेकिन बाकी 2.5 साल के अंदर प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग फेज के दौरान अपना लेवल 3 और लेवल 4 पास नहीं कर सकते, लेकिन इससे किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं होता क्योंकि इनकी जो जॉब है वो कंफर्म हो जाती है। वही ऑडिट फर्म या वही ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस इनको परमानेंट अपॉइंट कर लेती हैं और इनकी जॉब कंटिन्यू रह जाती है। पीआरसी के सब्जेक्ट्स हर मंथ होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं और हर महीने कंडक्ट किए जाते हैं। अब एक स्टूडेंट एक महीने में कितने सब्जेक्ट्स अपीयर करता है ये उसकी खुद की चॉइस है। कैफ के एग्जाम्स 1 साल में 2 बार मार्च एंड सितंबर में होते हैं। ये स्टूडेंट की खुद की मर्जी है कि वो मार्च अटेम्प्ट में कितने सब्जेक्ट्स अपीयर करता है एंड सितंबर अटेम्प्ट में कितने सब्जेक्ट्स अपीयर करता है। एक अच्छे स्टूडेंट की एवरेज 3 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर की होती है। तो अगर 3 सब्जेक्ट्स मार्च में, 3 सब्जेक्ट सितंबर में और 2 सब्जेक्ट्स फिर मार्च में दें तो कैफ नॉर्मली 1.5 साल में हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने इसको 2 साल का टाइम दे दिया कि अगर कोई स्टूडेंट 6-6 महीने में 2-2 सब्जेक्ट्स करके पास करे तो उसको कैफ करने में 2 साल लग जाएंगे। CFAB के एग्जामिनेशंस 1 साल में 2 बार होते हैं, समर्स एंड विंटर्स, जून एंड दिसंबर। अगेन ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस है कि वो कौन से अटेम्प्ट में कितने सब्जेक्ट्स देना चाहता है। लेकिन अगर 2-2 सब्जेक्ट्स की स्पीड रखी जाए तो जून में 2, दिसंबर में 2 एंड जून में 2 करके 1.5 साल में CFAB निकाला जा सकता है। लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशंस में CFAB को 2 साल का रखा है और MSA के सब्जेक्ट्स भी 1 साल में 2 बार होते हैं, सेम जून में एंड दिसंबर में। तो स्टूडेंट जून में जितने पेपर्स देना चाहे एंड दिसंबर में जितने पेपर्स देना चाहे दे सकता है। अगर दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ दे दिए तो 6 महीने में हमारा MSA लेवल भी हो जाएगा। सैलरी ब्रैकेट्स CA के काफ़ी ल्यूक्रेटिव हैं। इनिशियली जो 3.5 ईयर हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको सैलरी का पार्ट नहीं माना जाता, वो स्टाइपेंड माना जाता है जो 19,300 से स्टार्ट होता है। और अगर हमने इन 3.5 ईयर्स के अंदर ही लेवल 3 यानी CFAB एंड लेवल 4 यानी MSA के 8 सब्जेक्ट्स पास कर लिए तो ये स्टाइपेंड इंक्रीज होके 72,400 रुपीज़ पर मंथ पे चला जाता है। एंड रिमेंबर दिस इज जस्ट स्टाइपेंड। Once you are done with your papers and once you are done with your training, तो उसके बाद ऑन एवरेज जो स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में है दैट इज 80,000 to 100,000 रुपीज़ पर मंथ। 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी है। ये सैलरी कोई हर साल 5-10% नहीं बढ़ती, लेकिन इसमें जो बूस्ट है वो कदर बेहतर है। जनरली इसकी स्टार्टिंग सैलरी तो 80,000 से 1 लाख रुपए हो गई, लेकिन इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मेरिट बेसिस पे सीनियर पोजीशन पे लाइक CFO पोजीशन पे पहुंच जाता है तो एक अच्छी कंपनी उसको 30 से 35 लाख रुपए पर मंथ प्लस बेनिफिट्स देती ही देती है। इसके अलावा
पाकिस्तान का डॉक्टर पूरी दुनिया का डॉक्टर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी दुनिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने CA पाकिस्तान से किया, बट दे हैव बीन वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज या UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ऑफ कोर्स जब वहाँ के पैसों को पाकिस्तान में भेजा जाता है तो वो मल्टीप्लाई होकर एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। रिसर्च ये कहती है कि 40% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान में नहीं हैं, वो अब्रॉड काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड है वो अभी भी ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो अभी भी कम है। CA के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़े जाते हैं, ये एक साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए समझना तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इनको डिज़ाइन फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल किया गया है, तो CA ज्वाइन करने के बाद एक लर्नेड बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। जनरली हम बात करते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे अकाउंटिंग में पहला पेपर PRC में है, 2 पेपर्स कैफ में है, फिर 1 पेपर CFAP में है और 1 पेपर MSA के अंदर है। Of course, this will start from very beginner level and take this to very advanced level. अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैंने ज़िंदगी में कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, नीड नॉट टू वरी, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट की जाएगी। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट तक ऑफ कोर्स रेयरली पढ़े जाते हैं जब तक कि आपने ICOM या A लेवल्स बिजनेस ना किया हो। लेकिन अगर कोई भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट CA ज्वाइन करता है तो उसको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ICAP के डिज़ाइन किए हुए सिलेबस के अंदर फ्रॉम वेरी ज़ीरो टू एडवांस लेवल लिया जाता है। अगली बात ये आती है कि CA बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या ये वाकई में है या नहीं, इसकी एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। ये फीस स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली किसी इदारे का नहीं है, ना ही अलहम्द अकेडमी का है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ फिगर्स इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि एवरेज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें 2 इदारों के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। पहला इदारा लाइक अलहम्द अकेडमी जो कि आपका ट्यूशन प्रोवाइडर रहेगा, दूसरा ICAP जो कि बोर्ड है। ट्यूशन प्रोवाइडर हमसे ट्यूशन फ़ी एंड एडमिशन फ़ी चार्ज कर सकता है, ICAP एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी स्टूडेंट से चार्ज करता है। ICAP की फीस तो रिगार्डलेस ऑफ ट्यूशन सेंटर सेम है, वेर एज ट्यूशन फी हर एक ट्यूशन प्रोवाइडर की अलग अलग है। एज एन एग्जाम्पल, जनरली PRC का एक सब्जेक्ट 15,000 रुपीज के हिसाब से पढ़ाया जाता है। दिस 15,000 इज नॉट पर मंथ, दिस इज 15,000 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर एंटायर कोर्स कंप्लीशन एंड एग्जाम प्रिपरेशन। अगर एक सब्जेक्ट 15,000 का है एंड देर आर 5 सब्जेक्ट्स इन PRC, सो दिस टोटल 75,000 रुपीज। प्रमोट होने के बाद कैफ लेवल की ऑन एवरेज किसी भी इंस्टीट्यूट की पर सब्जेक्ट फीस 20,000 रुपीज होती है एंड देर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स इन कैफ, तो ये अमाउंट बनेगा 160,000 रुपीज। ये फीस एट वंस हमने पे नहीं करनी, बिकॉज स्टूडेंट जब जितने सब्जेक्ट्स में अपीयर होना चाहे उस हिसाब से वो उतने सब्जेक्ट्स की फीस पे करेगा। CFAP में ऑन एवरेज किसी भी इदारे की फीस 25,000 रुपीज पर सब्जेक्ट है एंड देर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स। अगर हम PRC कैफ को आपस में ऐड करें तो ये अमाउंट करीबन 235,000 रुपीज का बन जाता है। CFAP की फीस अगर ऐड करें तो दैट वुड बी नियरली 150,000, 1.5 लाख रुपए। अगर उसको भी ऐड करते हैं तो ये अमाउंट बन जाता है 385,000, 3,85,000 रुपए का। और फाइनली MSA की फीस नॉर्मली 35,000 रुपीज पर सब्जेक्ट है और MSA में 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो ये अमाउंट बन जाता है 70,000 रुपीज का। टोटल अमाउंट आ जाता है 4,55,000। दैट मीन्स के CA कंप्लीट करने में जो ट्यूशन फीस की मद में हम पे करेंगे वो करीबन 4.5 लाख रुपए होंगे, जबकि ICAP हमसे चार्ज करेगा रजिस्ट्रेशन फी जो एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट 10,700 है। PRC का एक सब्जेक्ट 5,300 रुपीज का है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कैफ के एक सब्जेक्ट की फीस एग्जाम फी 5,000 है,
रिमेंबर, जो 20,000 रुपीज पर सब्जेक्ट है वो कोचिंग फी है, वेरएस 5,000 रुपीज पर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम फी है कैफ की। एंड देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स, तो ये अमाउंट बन जाएगा 40,000 का। सीफैब के एक सब्जेक्ट की फी 8,000 रुपीज है एंड देयर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स, 6 into 8,000 हम करेंगे, दैट वुड कॉस्ट अस 48,000 रुपीज फॉर 6 सब्जेक्ट्स। एंड फाइनली एमएस है जिसकी फीस 20,500 है। अगर हम तमाम ट्यूशन फी एंड एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फी को ऐड करते हैं तो ये अमाउंट तकरीबन 6,05,000 रुपए पे पहुंच जाता है, जो कि एक एवरेज बीबीए से कंपेयर किया जाए या यूनिवर्सिटी डिग्री से कंपेयर किया जाए तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। जनरली हम किसी भी एवरेज यूनिवर्सिटी का बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें तो ऑन एवरेज उसकी पर सेमेस्टर फी 80,000 to 90,000 रुपीज होती है। 4 साल की डिग्री में देयर आर टोटल 8 सेमेस्टर्स। अगर हम 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर के हिसाब से भी यूनिवर्सिटी को फी पे करें तो दैट कॉस्ट अस 640,000। बाज़ स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि हम फिर भी बैचलर्स करके या कोई डिग्री हासिल करके उसके बाद सीए की तरफ आ जाएं, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड इट इज़ वेरी लेट, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का फ्रेश माइंड ज़्यादा कॉम्पिटेबल है फॉर सीए। अगर 4 साल हम एक बैचलर्स की डिग्री को देके आते हैं और उसके बाद सीए के रूट पे आते हैं तो ये एक लेंथी रूट बन जाता है एंड बिलीव मी फ्रूटफुल नहीं रहता। अगर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट की एज काउंट की जाए तो दैट इज नियरली 17 to 18 ईयर्स। आई पर्सनली बिलीव कि अगर एक स्टूडेंट को सीए करने में 6 साल के बजाय 10 साल भी लग जाते हैं, लाइक व्हेन द स्टूडेंट रीचेस द एज ऑफ 27 और 28, और जब भी अगर वो लाख रुपए आज के 2023 के हिसाब से कमाता है तो मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि ये बुरे नहीं है। सीए के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हमने जज करना है कि क्या सीए की तरफ आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो 2 चीज़ें आपने एवेल्युएट करनी है। नंबर 1, आपका एनालिटिकल माइंड। अगर आपको कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, डोंट ज्वाइन सीए देन। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशंस की तरफ इंटरेस्ट तो है लेकिन आपने प्री मेडिकल ज्वाइन कर लिया या आपने इंटरमीडिएट के अंदर ज़्यादा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में कर लिया है तो अब सीए करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसी बात में कोई सदाकत नहीं है। स्टूडेंट्स बेशक मेडिकल बैकग्राउंड से आए लेकिन अगर इंटेलिजेंट हैं तो वो कवर कर जाते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट। अगर स्टूडेंट कितना ही टैलेंटेड हो, बॉर्न जीनियस हो बेशक, लेकिन अगर वो पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो कभी भी पास नहीं कर पाएगा। सो वी नीड इंटरेस्ट एंड एनालिटिकल स्किल्स। ऑल्दो इंटरमीडिएट कॉमर्स किए हुए स्टूडेंट्स या ए लेवल्स में अकाउंट्स एंड बिजनेस किए हुए स्टूडेंट्स को एडवांटेज होता है, वो पीआरसी के कुछ सब्जेक्ट से एग्जाम्शन ले सकते हैं, जिस तरह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है एंड इकोनॉमिक्स है। ये सब्जेक्ट ए लेवल्स के बिजनेस या इंटरमीडिएट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए माफ हो जाते हैं, एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन साइंस स्टूडेंट को ये तमाम 21 सब्जेक्ट्स पास करना जरूरी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फर्दर अगर आपको सीए के हवाले से कुछ भी डिस्कस करना हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, और स्क्रीन पे हमारा नंबर शेयर्ड है, यू कैन ड्रॉप अ वॉइस नोट, सेंड अस अ मैसेज, या फिर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।